गाइस लास्ट सेशन में हमने अप्रोक्स इतना प्रिपेयर कर लिया था लाइक ये हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया था, इतनी लैब हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसमें मैं एक थ्योरेटिकल सिनेरियो समझा रहा हूँ, उसको पहले समझ लो, बाद में आपस का डिस्कशन कर लेना। ठीक है, उसके बाद देख लेना। रविंद्र, आप कहाँ हो? मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड आर फॉर आईसीएमपी। एनीवन नो अबाउट आईसीएमपी के बारे में थोड़ा सा मैसेज जैसे ये क्या होता है, वो होता है क्या कहते हैं, जो मतलब सर क्या बोलते हैं, हीलिंग क्या बोलते हैं उसे, नहीं कोई वो भूल गया वर्ड, एरर मैसेज होता है, हाँ एरर मैसेज भेजते हैं। अगर आप कोई भी मैसेज भेजते हो ना और मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, तो आईसीएमपी आपको रिप्लाई देता है कि क्यों नहीं आया। समझ गए? आईसीएमपी का मेन काम यही था, एरर आइडेंटिफाई करना, एरर डिफाइन करना, क्योंकि किस वजह से ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है। गॉट इट? समझ रहे हो सर? होता क्या है कि जब भी आप कहीं पे भी ट्रबल शूट करना चाहते हो, ठीक है, ट्रबल शूट करना चाहते हो काइंड ऑफ कि आपने मैसेज भेजा और आपको पता नहीं चल रहा है कि डेस्टिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो एचटीटीपी एरर दे रहा है। ठीक है, एचटीटीपी एरर का क्या मतलब होता है कि भाई नॉर्मल ट्रांसमिशन नहीं होगा। एचटीटीपी एरर मतलब जैसे बैड एरर, वो बैड गेटवे दे रहा है, एरर 404 आ गया। बैड गेटवे। अब उसमें नॉट रीचेबल में भी तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। क्या नॉट रीचेबल हो सकता है? आपका राउटर मना कर रहा है, आपका फायरवॉल मना कर रहा हो सकता है डेस्टिनेशन राउटर मना कर रहा हो, डेस्टिनेशन फायरवॉल मना कर रहा हो, डीएनएस मना कर रहा हो। क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है आप कभी आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अब पहली ट्राई क्या होता है कि भाई बाकी सब चीज चल रही है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से नहीं हो रहा है ट्रांसमिशन, तो उससे क्या करते हो, पिंग करके देखते हो ना। तो बेसिकली पिंग में जो पैकेट जनरेट होते हैं वो कौन से होते हैं? आईसीएमपी होते हैं। तो आईसीएमपी ट्रबल शूटिंग प्रोटोकॉल बन गया है कि हर जगह पे आइडेंटिफाई, ट्रेसिंग, ट्रबल शूट करने के लिए हम आईसीएमपी का यूज करते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि आईसीएमपी एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है। अब उस पे आईपी हेडर लगेगा और सेकंड हेडर इथरनेट हेडर, नॉट टीसीपी। आईसीएमपी स्टार्ट ही नेटवर्क लेयर से हो रहा है। समझ रहे हो? आईसीएमपी में एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का कोई भी प्रोविजन डिफाइन नहीं होता, कोई भी टर्म डिफाइन नहीं होता है। तो अब कोई चीज लेयर 3 से स्टार्ट हो रही है तो उससे नीचे जाएगी ना, इनकैप्सुलेट होने के लिए भी, डिकैप्सुलेट भी नेटवर्क लेयर तक ही होगी फिर, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती ना, उसमें कुछ डिटेल ही नहीं है। तो ये लेयर 3 लेवल पे ट्रबल शूटिंग करता है, इसलिए हम इससे डीप डाउन डिटेल नहीं फाइंड आउट कर सकते। आप एचटीटीपी एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो आईसीएमपी से, मैं ये समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है, एक नेटवर्क लेवल ट्रबल शूटिंग जो होती है वही कर सकते हो। तो आईसीएमपी जो दो हेडर्स मैंने अभी बताए आपको, इथरनेट हेडर और आईपी हेडर, नॉर्मल ट्रांसमिशन में हमें एक दो डिटेल तो मिल जाती है, लेकिन एक डिटेल हमेशा रह जाती है, जस्ट लाइक कि अगर मैं इस टोपोलॉजी के अंदर इस पीसी 0 से पीसी 4 पे पिंग करूं, तो क्या करना पड़ेगा? पीसी 4 का आईपी चाहिए होगा, क्या आईपी है? 192.168.1.6। ठीक है, मैं यहाँ पीसी 0 पे गया और इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, यहाँ पे लिखा पिंग 192.168.1.6। ठीक है, ये लिखा, पिंग में आप देख रहे हो ट्रांसमिशन हो रहा है। अब ये तो होता है फ्रंट एंड, जो हमें बैक एंड पे प्रोसेस दिखाई नहीं दिया है। मैं दोबारा करता हूँ इसे ट्रांसमिशन को। ठीक है, मैं गया यहाँ पे डेस्कटॉप, कमांड प्रॉम्प्ट, पिंग 192.168.1.6। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो दो पैकेट जनरेट होंगे। आप बता सकते हो दो क्यों है? देखो, एक आईसीएमपी, ये तो समझ में आता है क्यों हुआ है, क्योंकि ये तो हमने जनरेट किया, पिंग में तो जनरेट ही आईसीएमपी होता है। दूसरा आर्क भी जनरेट हुआ है, रीजन बता सकते हो क्यों होता है जनरेट? सर मैक फाइंड करने के लिए रुको, मैं क्यों मैक फाइंड आउट कर रहा है? इसका पैकेट तो देखो रेडी है, किसको भेजना है इसको, पता तो है, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी तो मेंशन है यहाँ पे। स्विच को तो नहीं पता होगा, स्विच के थ्रू जाते ना आप, यहाँ पूरा मिस कर रहे हो, यहाँ इथरनेट हेडर ही नहीं है कहीं पे। इथरनेट हेडर टॉप पे होता है, तो बिना इथरनेट हेडर के एक बार को बिना टीसीपी हेडर के चला जाएगा, एक बार को बिना आईपी हेडर के भी ट्रांसमिशन हो जाएगा।
बट बिना इथरनेट हेडर के कोई भी पैकेट नेटवर्क में एलिजिबल ही नहीं है ट्रांसमिट होने के लिए। यू गॉट माई पॉइंट, समझ गए आप लोग? तो अब इसने क्या किया कि आईसीएमपी बाय नेचर है यूनिकास्ट, ठीक है, यूनिकास्ट हो सकता है तो हो सकता है, अदरवाइज ब्रॉडकास्ट करेगा नहीं। तो अब बिना ब्रॉडकास्ट करे फाइंड आउट कर नहीं सकता अपने नेटवर्क में कि किससे कम्युनिकेट करना है। तो इसने किसकी हेल्प ली? आर्क की। आर्क क्या है? बाय नेचर ब्रॉडकास्ट है, बट प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि आर्क को भी तो डिटेल चाहिए। जैसे आईसीएमपी के पास नहीं थी वही सेम डिटेल आर्क के पास भी नहीं है। बट आपके पास ब्रॉडकास्ट करने का ऑप्शन है, तो आप क्या करता है कि इतने हेडर बनाता है। सोर्स में उसने पीसी का अपना मैक एड्रेस रख दिया जो कि पीसी के पास होता है। डेस्टिनेशन पे उसने क्या किया? डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस यूज कर लिया, ठीक है, जो कि आईसीएमपी यूज नहीं कर सकता था। या तो यूनिकास्ट डिटेल यूज करेगा या फिर नहीं करेगा। तभी आर्प का सहारा लिया। इसमें होता क्या है कि आर्प अपना खुद का एक हेडर बनाता है जिसमें सोर्स आईपी और टारगेट आईपी रखता है, ठीक है। टारगेट मैक तो नहीं है, यही तो फाइंड आउट करने के लिए इसने जनरेट किया है। तो ये क्या करेगा कि इस इथरनेट हेडर की वजह से पूरे नेटवर्क में सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। बट स्टिल ध्यान रखना, सिर्फ इस नेटवर्क में, नॉट फॉर दिस। इधर वाले नेटवर्क में ट्रांसमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन बताओ। दोनों एक राउटर से तो कनेक्टेड है, होना तो चाहिए। क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट ब्रेकर है। अलग दो नेटवर्क के बीच में आर्प शेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, हो ही नहीं सकती है। एक नेटवर्क के पीसी के मैक एड्रेस की डिटेल दूसरे नेटवर्क के पीसी के मैक एड्रेस के पीसी के पास नहीं होगी। अच्छा, इन सब की डिटेल लेकिन इसके पास होगी, इसलिए इसको इंटरमीडिएट डिवाइस बोला जाता है। समझ गए? इंटरमीडिएट सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दोनों के बीच में कम्युनिकेट इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है। गॉट इट? तो अब से अगर पीसी 0 को पीसी 9 से करना होगा ट्रांसमिशन, हाँ, तब तो फिर कैसे करेगा फिर वो? आऊंगा ना उस पे भी। अभी तो सेम नेटवर्क तो समझ लो पहले। ये तो डिफरेंट नेटवर्क है ना नहीं नहीं, मैं भी तो सेम नेटवर्क में ही कर रहा हूँ ना, पीसी 0 टू पीसी 4। उससे पे जो ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा, हाँ, वो दूसरा नेटवर्क हो, नेटवर्क दूसरा हो गया ना, आईपी देखो ना। हाँ, ठीक है, अभी सेम नेटवर्क में देखो कैसे कर रहा है। पीसी 1 जो है आपका, इस पे पीसी 4 के लिए ब्रॉडकास्ट करके फाइंड आउट कर रहा है। क्या फाइंड आउट कर रहा है? मैक एड्रेस डेस्टिनेशन का। आर्प जाएगा। अच्छा, अब इस बेस पे स्विच ने क्यों नहीं फॉरवर्ड कर दिया डायरेक्ट उस पीसी पे? ये जो पैकेट गया है स्विच के पास, इसने डायरेक्ट इस पीसी 4 पे क्यों नहीं भेज दिया? क्योंकि पीसी टारगेट आईपी रीड नहीं कर सकता है, ठीक है। पीसी क्या रीड कर सकता है? मैक एड्रेस। और टारगेट मैक एड्रेस में क्या लिखा हुआ है? 00। और यहाँ मतलब इतना हेडर रीड करेगा तो उसको क्या मिलेगा? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो इस बेस पे वो क्या कर रहा है नेटवर्क के अंदर? सभी को भेज दिया। ये ब्रॉडकास्ट का पैकेट यहाँ तक गया, सबने रिजेक्ट किया, ठीक है। अब एक बंदे ने सिर्फ इसको रिजेक्ट नहीं किया बिकॉज इसका टारगेट आईपी क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। जब इसके पास रिसीव हुआ तो इसका टारगेट आईपी मैच हो गया, ठीक है। जो हमें डिटेल चाहिए थी अब वो सोर्स के फॉर्म में हमें यहाँ मिल गई, है ना। अब तो टारगेट हमारा उल्टा ही हो गया ना, वापस पीसी 1, सॉरी, है ना। तो हमें डिटेल मिल गई। ये पैकेट अब जाएगा वापस। और पीसी 1 का जो आईसीएमपी पैकेट था इतनी देर से रुका हुआ था। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। आईसीएमपी इतनी देर तक होल्ड था। ये एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि आईसीएमपी सिर्फ पीसी पे रुकता है। स्विच पे, राउटर पे आईसीएमपी होल्ड नहीं होता है। या तो वो फेल हो जाएगा या ट्रांसमिट होगा। जैसे जितनी देर तक अभी पीसी पे रुका था ना, इतनी देर तक नहीं रुकेगा, ठीक है। इसलिए देखो ये ट्रांसमिशन अब हो गया। अब इसका बेनिफिट किस किस को मिला है पता है? इस ट्रांसमिशन में कुछ लोगों ने, कुछ डिवाइसेस ने एंट्री बनाई है। किस किस ने बनाई है? एक तो पीसी 1 ने बनाई है, दूसरी पीसी 4 ने। और इन दोनों ने कौन सी एंट्री बनाई है? आर एंट्री, आर टेबल कहते हैं। और कितनी देर तक के लिए बनाई है? 4 आवर्स तक के लिए। अब ये दोनों जब भी पिंग करेंगे इन्हें 4 घंटे तक आपस में कोई भी आर ट्रांसमिशन से, मतलब मैक एड्रेस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है एक दूसरे की, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे, इसके पास आप टेबल आ गई 1.6 और इसका मैक एड्रेस क्या इसने एंट्री बना के रख ली, ठीक है। 4 घंटे तक ये एक्सपायर नहीं होगा। अच्छा, ये काम इसने भी किया क्योंकि इसके पास भी डेटा आया तो था उसका, तो इसने भी आप टेबल बना ली।
इसने 2 की बनाई है, क्यों? 1.4 ने भी कम्युनिकेट किया है और 5 ने भी कम्युनिकेट किया है, समझ रहे हो? 1.4 इसका आईपी एड्रेस है, देखो लिखा हुआ दिख रहा है, और 1.5 इसका आईपी एड्रेस है, और 1.6 इसका खुद का है। तो दूसरे की एंट्रीज बनाएगा ना, इसके पास खुद की तो एंट्री है ही, सारी डिटेल तो है ही। तो उनके मैक एड्रेस, अब दोबारा इसका बेनिफिट क्या होगा? उन दो पीसीज के साथ जब भी पीसी फोर को कम्युनिकेट करना होगा, या पीसी फोर को के साथ उनको कम्युनिकेट करना होगा, तो इथरनेट हेडर बनाने के लिए दोबारा से ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आपको देना पड़ता है व्हाट इज यूज ऑफ आर्क में। ठीक है, सिमिलर ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा कि बिकॉज उसके पास इथरनेट हेडर की डिटेल नहीं होती, इस वजह से आर्क बनता है, और आपके अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट होता है टारगेट आईपी से मैच करके, उसका मैक एड्रेस रिकवर करके, एंड देन एक आर टेबल बना लेता है, जिससे अगेन रिपीट ट्रांसमिशन सेम डेस्टिनेशन के लिए इथरनेट हेडर बन जाता है पीसी के पास। ठीक है, तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी अगर कोई पूछेगा तो। सेकेंड थिंग, इन दोनों के बाद इस स्विच ने भी एक एंट्री बनाई। गॉट माई पॉइंट भाई? इधर ध्यान दे लो, फिर बाद में पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है, स्विच ने एक एंट्री बनाई, उस एंट्री को क्या कहेंगे? आप एंट्री? नहीं, स्विच आर पेंट्री बना ही नहीं सकता है, रीजन बता सकता है कोई भी? आर पेंट्री के अंदर क्या क्या डिटेल्स है? तो क्या स्विच एलिजिबल है आईपी लिखने के लिए? नहीं। ठीक है, आईपी एंट्री डिफाइन ही नहीं कर सकता है, वो सिर्फ क्या डिफाइन कर सकता है? इसके मैक एड्रेस को। अब मैक एड्रेस को कैसे डिफाइन करेगा कि ये मैक एड्रेस है, किसका है, कहाँ का है? तो फिर ऐसी कंडीशन में स्विच किसका यूज करता है? अपने इंटरफेस आईडीज का यूज करता है। ठीक है, कि मेरे ये F0/1 पे फला फला मैक एड्रेस कनेक्टेड है। गॉट इट? समझ गए यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखोगे स्विच के पास एक आर पेंट मैक टेबल बन रही होगी, जो कि आप प्रिविलेज मोड पे जाकर के चेक कर सकते हो, शो मैक हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल। तो ये देखो सारी एंट्रीज हैं अवेलेबल। ठीक है, किन किन की एंट्रीज? जिन जिन के बीच में ट्रांसमिशन हुआ है। अब इसमें से सारी एंट्री एक्सपायर हो जाएगी सिवाय एक करके, एक को छोड़ करके। कौन सी एंट्री एक्सपायर नहीं होगी? वो है डिफॉल्ट गेटवे वाली एंट्री। 1/0 वाली एंट्री एक्सपायर नहीं होगी। बाकी जितनी भी एंट्री नीचे की बनी है सबकी एक्सपायर होगी, बनी है या ना बनी है। कितनी देर में एक्सपायर होगी? 5 मिनट में। ठीक है, मैक टेबल कितनी देर में एक्सपायर हो जाती है? 5 मिनट में। दिखा सकता हूँ, अभी 6 मिनट हुए ना। लेके जाते हैं आगे इसको 11 12 पे। एक एंट्री के अलावा सारी एंट्री हट गई। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में स्विच कैसे ट्रांसमिशन करेगा? क्योंकि स्विच ने तो टेबल बनाई थी, उसी बेस पे फॉरवर्ड कर रहा था। आई मीन कि अगर मैं एक और आईसीएमपी का पैकेट जनरेट करवाता हूँ बिटवीन PC0 टू PC4, सो ट्रांसमिशन कैसे होगा? अरे तो करवा दिया, चलो PC1 टू PC4 का तो नहीं हुआ होगा ना अभी? सिमुलेशन मोड में PC1 टू PC4 आर तो जनरेट हुआ नहीं ब्रॉडकास्ट वाला, और इसके पास एंट्री है नहीं। आप यहाँ देख सकते हो अगेन, दो एंट्रीज हैं, बट स्टिल इसमें PC1 की एंट्री नहीं है F0/2 की, और इसकी एंट्री नहीं है। ठीक है, इसकी एंट्री आ गई है लेकिन इसकी नहीं है। तो खैर, ऐसी कंडीशन में जब उसे डेस्टिनेशन नहीं पता होता है, तो वो क्या करता है? सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता है। यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी एंट्री बन गई थी। ठीक है, कि मैंने बीच में जो ट्रांसमिशन करा दिया था। दोबारा दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ठीक है, तो PC0 टू PC4 अगेन ट्रांसमिशन करा रहा हूँ, और अब मैच टेबल मैंने एक्सपायर करवा दी है। तो इस ऐसी कंडीशन में स्विच क्या करेगा? सभी को फॉरवर्ड करेगा। इसको क्या हो गया भाई, एंट्री नहीं एंट्री क्या इसकी? अच्छा, एंट्री एक्सपायर ही नहीं हुई है। कर रहा है, जबकि आर टेबल नहीं बना है, आर पैकेट नहीं बना है। अच्छा, इसका मतलब है कि आईसीएमपी को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है ना? जबकि मैंने क्या बताया कि आईसीएमपी बाय नेचर यूनिकास्ट है, बट आईसीएमपी खुद से यूनिकास्ट कर सकता है, खुद से ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता है। अगर उसे कोई और ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो वो उस डिवाइस का डिफेक्ट है, उस डिवाइस का इफेक्ट की वजह से हो रहा है। समझे इन दोनों चीज बात में डिफरेंस समझ में आ रहा है?
अब वो स्विच की वजह से हो रहा है, स्विच कर रहा है ब्रॉडकास्ट। आईसीएमपी ने खुद ऐसी कोई भी डिटेल नहीं रखी जिसकी वजह से वो ब्रॉडकास्ट हो, उसने सारी डिटेल अपनी यूनिकास्ट वाली रखी थी। समझ गए मेरी बात को? आप यहाँ देख भी सकते हो, उसके अंदर ऐसी कोई डिटेल नहीं मिलेगी आपको। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी यूनिकास्ट है, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट है। नीचे आओगे आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। सॉरी, आईसीएमपी की सारी सर्विसेज दिख रही होंगी। आईसीएमपी का भी एक हेडर होता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, इससे हमें पता चलता है कि क्या एरर है। उसके हेडर में ये सारी डिटेल होती है बस। चेकसम 16 बिट का तो फिक्स है, ठीक है। बचा 8 बिट का कोड और टाइप। टाइप समझते हैं क्या होता है? देखो, टाइप एक ऐसी फील्ड है जिसमें ये बताता है कि रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। अब वो जो क्यों, वो कुछ मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और, 8 बिट का है तो कितने हो सकते हैं ऑप्शन, कितने रीजन हो सकते हैं इसमें, ठीक है। 0 to 5 तक हो सकता है। तो टाइप उस फील्ड को डिफाइन करेगा कि इस वजह से रीजन, उसमें भी उसके सब टाइप को डिफाइन करने के लिए कोड बनाया गया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको विकिपीडिया पे इस चीज को। यहाँ देखो, ये इसका टाइप फील्ड 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखो कितने कहाँ तक है, कितने यूज हुए हैं सिर्फ 43 तक यूज हुए। उसके बाद मोस्टली क्या है, रिजर्व है, ठीक है। अच्छा, उसमें भी कोड देखो, कोड सबके नहीं है, किसी किसी के हैं, किसी किसी के नहीं है। सबसे ज्यादा किसके हैं, ठीक है। इसके कोड बहुत सारे हैं, इसमें कितने 15 कोड है, क्योंकि ये कह रहा है डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन होस्ट, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, डेस्टिनेशन पोर्ट, फ्रेगमेंटेशन बंद कर रखी है इस वजह से मना कर रहा है, ठीक है। सोर्स राउट फेल हो रहा हो, डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन हो, डेस्टिनेशन होस्ट अननोन हो, मतलब कुछ भी कोई भी डिटेल हो सकती है, ये कोड हाँ। हाँ मतलब कोड अलग अलग मैंने कब कहा कि होगा, एक का 0 से 255 तक हो सकता है। तो इसका 0 तो इसका फिर दूसरे से 0 से तो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए तो दोनों मिलेगी फील्ड, आपको टाइप में मिलेगा और कोड भी लिखा हुआ मिलेगा इसका। तो टाइप से डेस्टिनेशन और कोड से दूसरा नंबर, तो सही पता लग जाएगा ये वाला भी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ये सारा पढ़ना है आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि ढूंढोगे कैसे इसको, ठीक है। आपने टाइप देखा, कोड देखा, दोनों चीज इंटरनेट पे सर्च करो मिल जाएगी तुरंत, सारी चीजें वैसे भी याद नहीं कर सकता आपको। यहाँ पे क्लियर हो गया। आईसीएमपी के बाद आ जाता है नेक्स्ट आर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इसमें से एक ग्रेशियस आर्क मैंने बता रखा है, एक आर्क जो डीएससीपी यूज करता है, ठीक है। एक आर्क नॉर्मल ट्रांसमिशन में यूज हो रहा है आपका, अभी जो जनरेट हुआ। तो ऐसे कर करके ना बहुत सारे आर्क है। प्रॉक्सी आर्क भी यूज होता है, आपको पता है प्रॉक्सी आर्क? हाँ, प्रॉक्सी आर्क का मतलब ये है कि आपका रिप्लाई मैं दे रहा हूँ, ठीक है। वो फ्रंट एंड पे मैं हूँ, आपसे ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बट पहले मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, फिर मेरे से कम्युनिकेशन मैं आपसे कर रहा हूँ। तो इसलिए भी इस तरह से भी ट्रांसमिशन किया जाता है फॉर सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। ये सब भी कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। बिकॉज अननोन यूनिकास्ट हुआ ना, उतना तो समझ गया कि यूनिकास्ट ट्रांसमिशन है, बट उसके लिए तो अननोन है ना, क्योंकि टेबल में अवेलेबल ही नहीं है। तो स्विच भी तो टेबल खुद से तो नहीं बना सकता ना। यहाँ समझते हो कि स्विच के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी टेबल दूसरों को मैसेज भेज करके फिर बना ले, पॉसिबल ही नहीं है। चलो इसको ऐसे समझ लो, नेटवर्क डिवाइस एलिजिबल नहीं है कि वो खुद से कोई पैकेट आपको भेज सके। समझ गया आप मेरी बात को? ये समझे? स्विच डिपेंडेंट है आपके ट्रांसमिशन पे, नहीं समझ रहे आप मेरी बात को? मैं कह रहा हूँ कि आपको नाम पूछना है सब पूरी क्लास का, लेकिन आप किसी से पूछ नहीं सकते। जब वो आपसे कम्युनिकेट करेगा तब आप उससे नाम पूछोगे, या जब वो कम्युनिकेट करते वक्त आपका नाम बताएगा तब आप एंट्री बनाओगे। तो आप उसकी जगह पे स्विच रख के देख लो कि स्विच खुद से कोई ब्रॉडकास्ट करके सबसे डिटेल नहीं मांगता है। जो स्विच के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं ना, उस इतने जो पैकेट आते हैं उन पैकेट से डिटेल ग्रैब करके एंट्री बनाता है।
इसलिए जब मैं एंट्री एक्सपायर कर रहा हूँ तो ये ब्लैंक हो जा रहा है ना। और वो दोबारा एंट्री कब बना रहा है, ब्रॉडकास्ट करके बना रहा है। तब वो क्या कर रहा है, भेज के देख रहा है सबके भाई किसका है, जब रिप्लाई आएगा तो एंट्री बन जाएगी। अब देखो ये ट्रांसमिशन जैसे ही कंप्लीट होगा, इसको पता लग गया ना। अब इसी ट्रांसमिशन को जब मैं दोबारा कराऊंगा तो अब थोड़ी ना ब्रॉडकास्ट करेगा, बिकॉज इसने एंट्री बना ली। आगे समझ में? 5 मिनट में कितने ट्रांसमिशन होते रहते हैं, कितने तरह के ट्रैफिक बताए मैंने आपको, कंट्रोल, मैनेजमेंट और डेटा प्लेन, याद है? कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, डेटा प्लेन ट्रैफिक, 3 तरह के ट्रैफिक टाइप्स बताए थे ना। तो कुछ ना कुछ तो हमेशा चलता रहता है नेटवर्क में। बिना इतने टेटर मैंने बार बार बताया कि कोई भी ट्रांसमिशन होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतने टेटर ट्रांसमिशन यूज होगा तो स्विच को पता लग जाएगा ना कि एक्टिव है, इसका ये पोर्ट है। क्लियर हो गया अब? ठीक है, ये तो हमारा सेम नेटवर्क ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं कि आपकी एक कंडीशन है कि सर अगर दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिशन किया जाए, मान लो कि यहाँ पे PC3 है जिसने अभी किसी से भी कम्युनिकेट नहीं किया, यहाँ पे PC9 है जिसने अभी भी किसी से कम्युनिकेट नहीं किया, इसके पास IP एड्रेस है, चेक करते हैं। IP एड्रेस 2.6 है, ठीक है। और ये PC3 1.3 को 2.6 के साथ कम्युनिकेट करा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेस्कटॉप पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और पिंग लिखा 192.168.2.6, सिमुलेशन मोड पे है। एंटर करते ही क्या होगा, 2 पैकेट जनरेट होंगे। बट मैं तो अभी बता चुका हूँ कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, तो आर किसके लिए जनरेट करेगा अभी? 2 पैकेट सेम वैसे ही जनरेट हुए। फर्स्ट वन इज ICMP, सेकंड वन इज आर। सो किसके लिए जनरेट किया इसने? इसलिए PCs के ऊपर क्या दिया जाता है, डिफॉल्ट गेटवे। कि जब इसको पता लग जाए कि नेटवर्क मेरा नहीं है, पीसी इतना तो आइडेंटिफाई कर लेता है ना कि IP जो नेटवर्क वाली मैच नहीं हो रही है, दूसरे नेटवर्क की है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा कि इतने ट्रेडर इतने ICMP ने नहीं बनाया, अभी आपकी हेल्प ले रहा है। आप जानता है कि वो दूसरे नेटवर्क में जा नहीं सकता, लेकिन इस PC के पास गेटवे की डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसने क्या किया कि अपने गेटवे को ही टारगेट बना लिया, देखो, ठीक है। अब ये राउटर का मैक एड्रेस कहेगा, क्योंकि अब ये कह रहा है कि भाई दूसरे नेटवर्क की जिम्मेदारी मेरी है ही नहीं, PC खुद से अब दूसरे नेटवर्क में पैकेट भेज ही नहीं सकता। ये रुकना होता तो फिर राउटर क्यों रखी है ना। तो इसने कहा कि ये काम अब राउटर करेगा। इसने अपना ट्रांसमिशन किसके साथ कंप्लीट किया, ठीक है, राउटर ने अपना आर्क भेज दिया। अब राउटर को इसके बारे में पता लग गया और इसको राउटर के बारे में पता लग गया, लेकिन राउटर अभी भी इस 1.9 के 2.6 के बारे में या PC9 के बारे में अवेयर नहीं है, इसके बारे में डिटेल इसके पास नहीं है, ये मान के चलते हैं। तो जब भी डिटेल नहीं होती है तो आप जनरेट होता है उसके लिए कि भाई इसका मैक एड्रेस का ये पता कर लिया जाए। तो PC3 ने पैकेट राउटर तक भेज दिया, कौन सा पैकेट, ICMP का पैकेट, ठीक है। ICMP का पैकेट गया आपका राउटर तक पहुंच गया। राउटर ने अगेन आर्क जनरेट किया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। राउटर ने किसके लिए आर्क जनरेट किया, अब PC9 के लिए। लेकिन ICMP फेल हो रहा है, रीजन बताओ ICMP क्यों फेल हो रहा है। ये आप इससे पता लगता है कि अभी आप कितना कंसिस्टेंसी से देख रहे हो इस वीडियो को, यहाँ कितना अवेयर हो अभी। क्योंकि मैं ये आंसर पहले ही दे चुका हूँ। ICMP राउटर पे क्यों फेल हुआ, अभी बताया था कि ICMP नेटवर्क डिवाइसेस पे होल्ड नहीं हो सकता है, ना स्विच पे ना राउटर पे, अभी बताया था ना मैंने। इसका मतलब ध्यान नहीं है आप लोगों का। बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान देके देख लो, ये छोटी छोटी चीज ना पूछी जाती है ट्रांसलेशन में। पैकेट फ्लो इसी को कहते हैं, जो पैकेट फ्लो वाला टॉपिक है ना, यही बता रहा हूँ मैं आपको। तो बेसिकली ना तो स्विच होल्ड करके रख सकता है ICMP को, ना ही राउटर। सिर्फ किसके पास पावर है होल्ड करने की, एंड डिवाइसेस के पास, चाहे वो PC हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो फोन हो। इसलिए फर्स्ट पैकेट नेटवर्क ट्रांसमिशन में क्या हो जाएगा, बताओ, फेल्ड होगा। मतलब ये है कि PC PC2 था, PC3 था, PC
पहला पैकेट देखो क्या आ रहा है, RTO, रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब क्यों फेल हुआ बता सकता है कोई? और पीसी पे भी अगर फेल होगा तो किस वजह से फेल हो सकता है? रीजन ये है कि आईसीएमपी की खुद की भी एक्सपायरी टाइमिंग है उस पैकेट की। देखो, आर टेबल की एक्सपायरी टाइमिंग है, मैक टेबल की एक्सपायरी टाइमिंग है, तो आईसीएमपी एज अ पैकेट खुद भी एक्सपायर हो जाता है कितनी देर में? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में अगर ये डेस्टिनेशन से रिप्लाई लेके नहीं आ पाया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? इसलिए 1 मिनट जो 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होता है उसी के अंदर रिप्लाई आ जाता है, एमएस में वैल्यू आती है ना। ठीक है, और आप देखोगे कभी 2000 3000 एमएस नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? पैकेट फेल ही हो जाएगा दो, क्योंकि 1000 एक सेकंड में 1000 ही मिली सेकंड होते हैं ना। हाँ, तो 2000 मिली सेकंड पे दिखा शो ही नहीं हो सकता। समझ गए? ठीक है, तो इस वजह से भी आईसीएमपी फेल हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन पता लग गए। नेटवर्क डिवाइसेस होल्ड नहीं कर सकता चाहे फास्ट ही क्यों ना कर रहा हो। दूसरा, 2 सेकंड में भी एक्सपायर हो सकता है। ठीक है। तीसरा, अगर गेटवे ना डाला हो तब भी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। दोनों पीसीस के पास गेटवे होना चाहिए डेस्टिनेशन पे। थोड़ा सा चलो भाई। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। आर पर आईसीएमपी में कोई डाउट बताओ? हम्म। हाँ, देखो कितना इजीली समझाया, आप समझ जाओ। मैं एक एक एग्जांपल से दिखाता हूँ कि मैंने कितनी आसानी से आपको समझाया, और इतनी बड़ी चीज थी ये समझाने के लिए। छोटे से एग्जांपल से देख लेंगे। ये है पैकेट फ्लो ओरिजिनली जब हम सीसीएनपी लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करूंगा समझाना और यहाँ पे जाके खत्म करूंगा, जिसमें राउटिंग तक इंक्लूडेड होती है, लेकिन राउटिंग आनी चाहिए इसको समझाने, इसलिए इसको नहीं समझा। ठीक है, जो तुमने आधे घंटे में सीखा है मैं स्टिल बता रहा हूँ कि ये हमारी 3 दिन की क्लास थी जब मैं खुद पढ़ रहा था, कि हमने 3 दिन तक पैकेट फ्लो पढ़ा था। सेम नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क, आर्प हेडर, आईसीएमपी हेडर, प्सूडो हेडर भी होता है, सूडो हेडर कहते हैं इसे। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम आगे। इसमें तो बहुत कम ये इसकी 3 फाइलें थी ऐसी ही बनी हुई, इसमें समझाया था हमने। तो इसको समझो कि बहुत इजीली बता दिया मैंने आपको कि स्विच क्या क्या कर रहा है। ठीक है, एको वैसे राउटर पे आग जाता है तो फिर उसके बाद उसे जो राउटर सॉरी जो वो होता है राउटर हाँ, उसके डिफॉल्ट गेट दूसरे वाले गेट पे जाता है फिर वो नहीं नहीं, तो वहीं पे रहता होंगे। आर्म एक नेटवर्क का एक नेटवर्क में ही रहेगा, दूसरे नेटवर्क के लिए आप खुद राउटर जनरेट कर सकता है, ये पावर राउटर के पास है। अच्छा। ठीक है, देखो एक तो आप जनरेट कर सकते हो राउटर के लिए, राउटर भी आपके लिए आप जनरेट कर सकता है, चाहे वो आपके नेटवर्क का हो या दूसरे नेटवर्क का हो। ठीक है, लेकिन वो तो कहलाएगा स्टिल सेम नेटवर्क ट्रांसमिशन ही ना, क्योंकि उसने उसी नेटवर्क से किया, उसके नेटवर्क की डिटेल इधर कहाँ भेजी। समझ गए आप? अच्छा, एक और चीज नोटिस करी कि दूसरे नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए हमने राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, हमने सिर्फ इंटरफेस आईपी एड्रेस ही दे रखे हैं दोनों जगह पे, और डीएसपी भी कॉन्फ़िगर कर रखा है। एक्चुअल में कुछ कोई और ट्रांसमिशन किया क्योंकि कोई राउटिंग करी हमने? नहीं समझे आप? देखो, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए कोई भी राउटिंग प्रोसीडिंग करी हमने? डायरेक्टली ट्रांसमिशन हो गया ना, है ना? तो मैं यही कह रहा हूँ कि
मतलब ये है कि राउटर पे डिफॉल्टली कॉन्फ़िगर है कि जितने भी रूट उससे कनेक्टेड होंगे, मतलब जितने भी नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, उस पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। उसके लिए आपको अलग से बस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देने की जरूरत है। क्योंकि राउटर के पास दोनों गेटवे के वो है ना। ये दोनों नेटवर्क नोन है ना उसके लिए। जो मैं बोलता हूँ ना कि 20% कॉन्फ़िगर होता है मैनेजेबल राउटर, तो उस 20% में यही सब तो होता है। इसको कनेक्टेड नेटवर्क्स कहते हैं। चार तरह की राउटिंग होती है, एक कनेक्टेड नेटवर्क, एक स्टैटिक नेटवर्क्स, ठीक है, जिसकी आप एंट्री मैनुअली देते हो, और एक डिफॉल्ट एंट्रीज होती है, और लास्टली आती है डायनेमिक एंट्रीज। फिर डायनेमिक में भी चार पांच तरह की एंट्रीज आती है, ठीक है। तो कनेक्टेड में आपको कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जस्ट दो पीसी कनेक्ट करो, उनको आपस में आईपी दे दो, बस चलने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम राउटर पे कनेक्टेड है। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और वास्ट करें और मैं यहाँ ले जाऊं इस नेटवर्क को, समझ पा रहे हो मेरी बात, और इन दोनों के बीच में मैं एक नेटवर्क बना दूं, थोड़ा सा फास्टली अभी करूंगा मैं काम, और फिर मैं ये कहूँ कि ये दोनों इधर से भी कम्युनिकेट करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? चलो देखते हैं। हमने इसको एक नेटवर्क दे दिया। अब मैं सबनेटिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ में आ रही है तो अच्छी बात, नहीं आ रही है तो आपकी गलती है भाई इसमें। पहले भी बोला था कि मैं यूज करूंगा, तो हाँ, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है। सो अब इन दोनों नेटवर्क्स को एक्टिव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस पे दो डीएससीपी पूल बनाने पड़ेंगे सिमिलर इसी के लिए, ठीक है। तो मैं फास्टली मूव कर सकता हूँ थोड़ा सा कमांड में, डिस्प्ले बंद ना हो ये। दोनों नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गए हैं, ठीक है। बस मुझे डीएससीपी इनेबल करना है पीसीस पे जाकर के, वो अपने आप ही डीएससीपी मोड पे आना शुरू हो जाएंगे, जस्ट लाइक देम। आ गए, डीएससीपी इनेबल हो जाएगा। तो सभी को डीएससीपी से आईपी एड्रेस मिल चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? कम्युनिकेट करने का क्राइटेरिया क्या है कि राउटर के पास एक टेबल बनती है, दैट्स कॉल्ड राउटिंग टेबल, बिल्कुल सही। अरे तो इसके पासवर्ड भी याद नहीं मुझे।
और राउटिंग टेबल अगर आप देखोगे शो आईपी राउट, तो इस पे बनी हुई ऑलरेडी। सर ये कितनी देर तक बनी रहती है? राउटिंग टेबल परमानेंट ही रहती है, नहीं रहती है। हाँ, जब तक इस पे इंटरफेस पे आईपी एड्रेस रहेगा तब तक राउटिंग टेबल रहती है। इंटरफेस पे आईपी रहेगा। हाँ, इंटरफेस पे आईपी डाला हुआ है ना दोनों। वो कैसे देखते हैं इंटरफेस पे आईपी एड्रेस, कल बताया था मैंने। शो आईपी। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, बताया था ना। तो इस तरह से आप आईपी एड्रेस देख सकते हो, दो इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डाला हुआ है, दोनों इंटरफेस को एज आईपी एड्रेस एज अ नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रखा है नेट राउटिंग टेबल के अंदर, ठीक है। अब इसमें कहीं पे भी 172 की डिटेल अवेलेबल है क्या? आई मीन टू की नहीं नहीं। इन नेटवर्क्स की डिटेल अवेलेबल है, नहीं। नहीं है ना। तो इन नेटवर्क्स की डिटेल अवेलेबल कराना ही राउटिंग कहलाएगा, ठीक है। अब वो जो मैं बता रहा था कि सेम नेटवर्क में ट्रांसमिशन हो गया, सेम कनेक्टेड नेटवर्क में ट्रांसमिशन हो गया, सेम राउटर से कनेक्टेड नेटवर्क में ट्रांसमिशन हो गया। अब दूसरे राउटर पे कनेक्टेड नेटवर्क में ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो मैं एक कॉन्सेप्ट और ऐड ऑन कर दूं कि अगर आप दो राउटर्स अलग अलग कनेक्ट कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन नेटवर्क होना चाहिए, पता है आपको इसके बारे में? कॉमन नेटवर्क। हाँ, दोनों के बीच में एक अलग नेटवर्क होना चाहिए और जो कॉमन होना चाहिए दोनों पे। अलग इस एतबार से कि R1 पे ये तीनों इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क आईपी होनी चाहिए, और इस पे भी अलग अलग, लेकिन इस पे अलग हो, इस पे अलग हो, और दोनों में कॉमन हो। नहीं समझे? जैसे मैंने एक आईपी एड्रेस रखा, आईपी एड्रेस है 10.10.10.0/30। 30 पे पता है ना, 252 वाला सबनेट मार्क्स आता है, ठीक है। अब ये मैंने रख दिया इसका नेटवर्क। ये नेटवर्क R1 के लिए भी नया है, R2 के लिए भी नया हो गया है, और दोनों के लिए कॉमन भी हो गया। यही कह रहा था बस मैं, ठीक है। पब्लिक पब्लिक नेटवर्क। नहीं, नहीं सॉरी आईपी प्राइवेट। बस कॉमन नेटवर्क होना चाहिए, प्राइवेट और पब्लिक को तो अभी छोड़ ही दो, मैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पैकेट फ्लो को, उसमें प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसमिशन अभी लेना देना नहीं। क्योंकि आप उसके लिए मुझे नेट बताना पड़ेगा, और नेट सबसे लास्ट टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि राउटिंग के बिना, एसीएल के बिना नेट कॉन्फ़िगर करना फिजूल है, आपको समझाना भी फिजूल है, समझ में नहीं आएगा कितना भी कर लो, ठीक है। ये किस इंटरफेस पे हेल्प कर रही है? ये इंटरफेस पे नहीं है, ये इस लाइन का नेटवर्क है। इंटरफेस पे तो आप कॉन्फ़िगर करेंगे। लाइन का भी नेटवर्क होता लाइन का नेटवर्क होता है, हर एक लाइन का ही अपना एक सेपरेट नेटवर्क होता है, वो तो हम नीचे पीसी जोड़ के बताते हैं कि हाँ इस नेटवर्क में और भी डिवाइसेस हैं। नहीं समझे आप? है। लाइन में डक डिवाइस होती है। तो लाइन मतलब लाइन एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, लाइन प्रोटोकॉल समझ रहे हो? लाइन प्रोटोकॉल रन कब करेगा राउटर्स पे? जब तक दोनों पे आईपी नहीं होगा तब तक चलेगा ही नहीं, ठीक है। दो राउटर्स के बीच में एक सेपरेट नेटवर्क यूज होता है कनेक्टिविटी के लिए, ये समझो। नेटवर्क। नहीं नहीं, फिजिकल नेटवर्क है ना, ये एक फिजिकल लाइन है, इसका इंटरफेस तो इंटेलिजेंट है, इसका एनआईसी भी इंटेलिजेंट है। ये दोनों आपस में कह रहे हैं कि भाई सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन होगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। कैसे होगा? हम इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देंगे, उसका 10 डॉट वाला ही आईपी एड्रेस देंगे। मतलब अभी कह रहे हो कि इंटरफेस जो भी इंटरफेस होगा उसका जो भी कम नेट आईपी देंगे। हाँ जी। दोनों के एक इंटरफेस कॉमन। हाँ, आईपी अलग अलग रहेंगे, नेटवर्क सेम रहेगा इन दोनों का, ठीक है। तो हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाएंगे, और इंटरफेस क्या है इसका, कि 0/0, ठीक है। इसको करेंगे नो शेड, ऑलरेडी है लेकिन फिर भी नो शेड कर दिया करो, क्योंकि यहाँ तो दिखाई दे रहा है, फिजिकल वाले पे तो और भी नहीं दिखाई देगा। तो आईपी एड्रेस में 10.10.10.1 दिया, और सबनेट मार्क्स 252 वाला, ठीक है। इसमें क्यों? क्योंकि दो ही आईपी यूज होती है, और जब हम दो राउटर्स के बीच में कनेक्ट करते हैं तो तीसरे आईपी की हमें जरूरत है ही नहीं, कहाँ यूज करेंगे उसको? कहीं यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा आईपी एड्रेस हमें जो 2 ही रखना पड़ेगा, अगर 4 रख दिया, 5 रख दिया, नेटवर्क चेंज 252 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो R2 पे गए, R2 के हम इस इंटरफेस पे गए, और इंटरफेस का नंबर है 0/0, ठीक है। और देखो, नो शट की आदत डालो, जब भी आप इंटरफेस पे जाओ। तब अच्छे बस मैं आपके 2 मिनट दूंगा इनके साथ कनेक्ट होने के लिए। जब भी आप इंटरफेस पे वाईफाई कहाँ है जाओगे, सर इनका? वो हेडफोन नीचे गिरा हुआ है सर आपके पैर के पास, नीचे गिर गया है चेयर में से। तो नो शट डाउन करना जरूरी है, हैबिचुअली बना लो कि इंटरफेस पे आपको नो शट करना है। देखो वैसे तो रेड और ग्रीन से पता लग जाएगा, लेकिन ये अगर आदत बनी रहती है ना, तो फिजिकली अपीयरेंसेस डिवाइसेस पे भी आप हमेशा ऐसे ही एक्टिव रहते हो, जब भी लाइन पे जा रहे हो नो शट कर रहे हो,
और अपना काम खत्म कर। ऐसे इंटरफेस से तब तक लीव भी नहीं करना जब तक उसके सारे काम ना कर दो, क्योंकि फिर इसमें मिसमैच क्या होगा, अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो आप बता सकते हो कि दोनों पे आईपी है या नहीं, आपको तो लगेगा भाई सब कुछ सही तरीके से कॉन्फ़िगर है ना। तो इसलिए इंटरफेस पे जब भी एक्टिव करोगे उसी वक्त उसका आईपी एड्रेस सब कुछ कॉन्फ़िगर कर देना, ताकि उसके सारे टास्क खत्म हो चुके हो। यू गॉट माय पॉइंट गाइस, समझ रहे हो ना इतना। ठीक है, तो हम एक 0 बाई 0 पे गए हैं, तो अगला काम हमारा है कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। 10.10.10.2, ठीक है, और सबनेट मास्क सेम, ठीक है। सो तो अब इन सब के पास एक कॉमन नेटवर्क है, इन दोनों के पास कॉमन नेटवर्क होने की वजह से दोनों आपस में भी कम्युनिकेट करेंगे ही बंदो। अच्छा, फर्स्ट पैकेट फेल्ड हो रहा है, फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ क्यों फेल्ड हो रहा है फर्स्ट पैकेट। क्योंकि आर क्या करता है, आईसीएमपी क्या करता है कि आर बनाता है, इसका इससे मैक एड्रेस पूछ रहा होता है, और आईसीएमपी इतनी देर तक नेटवर्क डिवाइस पे तो रुकता ही नहीं है, मैंने बताया, तो इसलिए फर्स्ट पैकेट क्या मिलेगा आपको, फेल्ड। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब ट्रांसमिशन करो कॉन्फ़िगर करने के बाद, तो पहला पैकेट फेल्ड होगा कई सिनेरियोज में, तो आपको पहला या दूसरे के बाद तीसरे तक भी इंतजार करना है। क्लियर। ऑनलाइन में गाइस आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना, प्रफुल्ल पवनी सक्षम साक्षी, फिर बताओ। ओके ओके। तो दूसरी बात, अगर इसी को आप ट्रांसमिशन करोगे ना, अगेन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब R1 R2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब ये कम्युनिकेशन रेडी हो गया, तो क्या यहाँ पर ये PC0 का ट्रांसमिशन इसके साथ हो जाएगा। डिसलोकेट PC0 ने पैकेट स्विच पे भेजा, कहाँ भेजेगा, ऑब्वियसली डिफॉल्ट गेटवे की तरफ भेजेगा, डिफॉल्ट गेटवे भी क्या है, डिफॉल्ट गेटवे ने रिजेक्ट कर दिया, रीजन बताओ। वोल्ट तो आर तो उसके बस कैसे बनाएगा, R1 इतना भी पावरफुल नहीं है ना कि PC0 के 10 के लिए डायरेक्ट आर जनरेट कर ले, वो तो R2 कर सकता है ना, तो पहले R2 तक तो भेजे, और R2 तक क्यों भेजेगा, जब वो इस नेटवर्क के बारे में जानेगा। और हमारे पास जब भी पैकेट आता है राउटर पे, तो वो क्या चेक करता है हमेशा, डेस्टिनेशन आईपी चेक करने के बाद फिर क्या चेक करता है वो, राउटिंग टेबल। अरे बताया तो था उस मॉडल में कि पहले क्या चेक होगा, डेस्टिनेशन आईपी, फिर राउटिंग टेबल चेक की जाएगी, और फिर उसके लिए बेस्ट पाथ सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ तो सेकंड टर्म में ही रिजेक्ट हो गया ना, कि इसका डेस्टिनेशन आईपी मैच ही नहीं कर रहा राउटिंग टेबल में किसी भी एंट्री के साथ, तो क्या कर रहा है, उस पैकेट को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो एंट्री अगर मैं बना दूं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे राउटिंग में, अभी तो मैं सिर्फ डिफाइन कर दे रहा हूँ कि कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैटिक राउटिंग, जिसमें मैं इन नेटवर्क्स की एंट्री मैनुअली R1 पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग में यही होता है, या तो फिर मैं डायनेमिक बना दूं, डायनेमिक एक सेपरेट ऑप्शन है। फिलहाल स्टैटिक एंट्री में मैं क्या करूंगा कि R1 पे 170.60.1 का और 60.2 का दोनों नेटवर्क की एंट्री दूंगा। वो कैसे देते हैं, सिंपल सी चीज, मुझे R1 को ये बताना है कि 172 वाला नेटवर्क है किस साइड, ठीक है। तो वो कैसे बता सकता हूँ, इसी कॉन्फ़िग मोड पे रहना है मुझे, ठीक है, और यहाँ लिखना है IP स्पेस राउट, ठीक है। 172.16.1.0, अब 1.0 क्यों दिया, क्योंकि हम राउटिंग में नेटवर्क की डिटेल देते हैं, किसी इंडिविजुअल पीसी की डिटेल नहीं। हम्म? हाँ, मतलब गेटवे नहीं है, नेटवर्क की डिटेल है, ठीक है। भाई आपका ध्यान नहीं है, क्या बात है, नहीं है पक्का। तो बताओ यहाँ पे मुझे सबनेट मार्क्स क्या रखना चाहिए, और रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सबनेट मार्क्स नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आपको नेटवर्क के बाद सबनेट मार्क्स डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो नेटवर्क का सबनेट मार्क्स उसको बताता है, R1 को ये पता चल रहा है इसके बारे में कि R2 पे एक 172 का नेटवर्क है, और वो भी सबनेटेड है, बिकॉज 172 वाले में हम क्या यूज करते हैं, 255.255.0.0,
लेकिन मैंने एक और 255 रखे हैं 170 R1 को ये बता दिया कि क्या है, सबनेटिंग हो रखी है। क्लियर, समझ रहे हो यहाँ तक? अच्छा, अब मैं पूरे नेटवर्क की डिटेल दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं एक एक पीसी की एंट्री करूंगा तो बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि कोई पीसी आ रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पे भी करनी पड़ रही है, कोई पीसी जा रहा है तो एंट्री हटानी भी पड़ रही है। तो इससे बढ़िया है कि पूरा इंटायर नेटवर्क को रख दो, उसके अंदर आने वाले पीसी और जाने वाले पीसी सब अवेलेबल रहेंगे। कोई आए या कोई ज्वाइंट हो, उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग सब एलिजिबल है कम्युनिकेट करने के लिए। गॉट इट? ठीक है। तो हमने इस तरह से नेटवर्क एंट्री दे दी। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि R1 ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि 172 का नेटवर्क इस साइड पड़ता है, इस साइड पड़ता है या इस साइड पड़ेगा? तीन लाइन है ना यहाँ पे। हाँ, तो वो गेटवे होता है नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, नॉट गेटवे कहते हैं उसे, गेटवे नहीं कहेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट होप इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या रहेगा जो हमने इस साइड दिया है? बताओ, अभी तो कॉन्फ़िगर किया था मैंने। 10.10 एग्जैक्टली 10.10.10.2 दिख रहा है ना, गिग 0/0 पे जो आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको 10.10.2, यही हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट होप एड्रेस। गॉट इट? नेक्स्ट होप एड्रेस किसे कहते हैं? तो R1 पे हम क्या करेंगे कि 10.10.10.2 ये डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब R1 को ये पता लग गया कि ये नेटवर्क अवेलेबल है, तो क्या यहाँ तक ट्रांसमिशन जाएगा या नहीं जाएगा, बताइए? फेल तो अभी भी हो रहा है, बट मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि डेस्टिनेशन तक पैकेट जा रहा है, देखो पहुंच गया ना यहाँ तक। तो फेल क्यों दिखा रहा था? बिकॉज अब R2 को नहीं पता कि R1 का ये नेटवर्क कहाँ पर है, इसलिए R2 एग्जैक्टली अब R2 क्या कर रहा है? रिजेक्ट। अच्छा देखो, रिजेक्शन में हमेशा क्या जनरेट होता है? आईसीएमपी बताता है कि क्यों फेल हुआ है। ठीक है। और आईसीएमपी की किस चीज से पता चलेगा हमें? टाइप, टाइप क्या है इसका? 3। कोड क्या है इसका? 01। टाइप और कोड याद है? 3 0 था ना वो? 1 था ना? हाँ। तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है इसमें। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया? वैसे 3-4 बार इंटरप्शन हो चुकी, मेरा बहस हो गया है। यहाँ तक समझ गए? अब डेस्टिनेशन नेटवर्क पे पहुंचने के लिए R1 मैं बता गया रहा, तो मैं भी भूल जाता हूँ यार। हाँ, डेस्टिनेशन आईसीएमपी का जो टाइप फील्ड है वो किस, मैंने बताया था ना, ट्रबल शूटिंग के लिए जनरेट होता है। तो ट्रबल शूटिंग में ये प्रॉब्लम यही होता है कि आईसीएमपी हर बार बताएगा आपको, जब भी पैकेट फेल्ड होगा तो अपने नेबर डिवाइस जहाँ से फेल्ड हुआ है, जिसने रिप्लाई दिया था उसको बता देगा कि भाई ये नहीं, यहाँ नहीं जा सकते आप। तो उसका रीजन क्या है? तो हाँ, तो इस पीसी को बताएगा वापस, देखो इसी पीसी के पास वापस आ रहे हैं, तो इसको इंडिकेट कर दिया कि नहीं आप नहीं भेज सकते हो। ठीक है। ऐसे ही जब ये फेल्ड होता है तो इसको बता देता है कि भाई नहीं भेज सकते आप। जैसे अभी अगर मैं ट्रांसमिशन यहाँ से यहाँ करवाऊँ तो ऑब्वियस है फेल्ड होना है, क्योंकि इस नेटवर्क की डिटेल तो दी ही नहीं है मैंने R1 को, मैंने तो सिर्फ इस नेटवर्क की डिटेल दी है। ठीक है। तो अब यहाँ से जनरेट हुआ, R1 पे गया, R1 पे देखो आईसीएमपी ने रिजल्ट दे दिया कि भाई नहीं आप नहीं जा सकते, और रिजल्ट क्या दिया होगा? मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा, 3 और 1। ठीक है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। दूसरा नेटवर्क नहीं किया ना अभी आपने, सिर्फ इसके बारे में इन्फो दे दी है। ये तो 772.16.2.0 वाला नेटवर्क है ना, तो इसकी इन्फो कौन देगा, कैसे देंगे? सेम प्रोसीजर है। देखो, सेम प्रोसीजर कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए भी सेम इसी गेटवे से ही तो पास करेगा डेटा। ठीक है। तो हमने वन, हाँ, तो हम सेम आईपी राउट रखेंगे, बस 1 की जगह पे क्या कर देंगे, 2.0, बहुत सिंपल है। ठीक है। लेकिन अगर ध्यान दे रहे हो, समझ रहे हो तो सही पहले। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है। बात आती है कि रिवर्ट नहीं आ रहा है, रिवर्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तो वो प्रीवियस कमांड ही तो आती है उसमें, प्रीवियस एंट्री री एंट्री थोड़ी ना हो रही है, क्योंकि आईपी राउट तो आप कॉन्फ़िग मोड पे चला रहे हो सिर्फ नॉर्मल। मतलब हाँ, हो गई।
हाँ, पुरानी एंट्री तो उसके खुद के कनेक्टेड नेटवर्क है ना। यहाँ कोड समझो आप, इस पे कोड लिखे होते हैं, याद आओगे ना। देखो, कोड का दिख रहा है आपको। सी का मतलब क्या है? कनेक्टेड। एस का मतलब क्या है? स्टैटिक। ठीक है। ये क्या, ये कौन सा नेटवर्क है? कनेक्टेड। ये कौन सा नेटवर्क है? कनेक्टेड। किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है बता रहा है? ये कौन सा नेटवर्क है? ये अभी तो मैंने स्टैटिक एंट्री दी और बता रहा है ना वाया रूट कहाँ से जाएगा, तो यही तो एंट्री दी थी मैंने। तो कनेक्टेड नेटवर्क तो उसके पास खुद पता रहते हैं उसको किधर है किधर नहीं है। ठीक है। मैंने बस इसका, इसको बताया और सहारा किसका लिया? ये 10 डॉट वाले का। ठीक है। इसके थ्रू मैंने क्या बता दिया कि भाई इस पे जाओ, तो ये आपका 172 वाले नेटवर्क। हाँ, पुरानी तो नेट की है। एंट्री तो ऐड ऑन हो रही है ना। ठीक है क्लियर। नो, नो आईपी राउट करना पड़ेगा। सेम। विंडोज में नो वाली कमांड सुने चलेगी, उनका कमांड लाइन अलग है पूरा। नहीं, वो आईपी रूट, रूट प्रिंट है बल्कि वो। ठीक है, अब वो अलग कॉन्सेप्ट है भाई। वो राउट पीसी थोड़ी ना बना है राउटिंग करने के लिए। पीसी पे तो डिफॉल्ट गेटवे चल मिल जाए, वो इतना इनफ है, बाकी सारा कम्युनिकेशन उसके थ्रू कर लेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने सिर्फ R1 को डिटेल दी है सारे नेटवर्क की। R1 के पास अपने नेटवर्क की भी डिटेल है और जो दूसरे राउटर पे अवेलेबल है उनकी भी डिटेल है। लेकिन कम्युनिकेशन तो तब कंप्लीट होता है ना जब रिप्लाई आ सके। और रिप्लाई कैसे आएगा? जब R2 को पता लग जाएगा कि भाई 192.168 1.0 और 1.2.0 का एक नेटवर्क अवेलेबल है पूरी टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि R2 को भी इन दोनों नेटवर्क्स के बारे में बताएंगे। समझ गए आप यहाँ पे? ठीक है। कैसे बताओगे आप? सेम तरीका, कॉन्फ़िग मोड पे आओगे आप। ठीक है, क्या लिखोगे? आईपी राउट। उसके बाद क्या लिखना होता है? डेस्टिनेशन नेटवर्क, जिसके साथ, क्योंकि अभी मैं R2 पे कर रहा हूँ कॉन्फ़िगर। R2 पे मतलब मैं इसको बता रहा हूँ इन नेटवर्क्स के बारे में। ठीक है। R2 पे तो 192.168.1.0 और क्या लिखना होगा? इसका सबनेट मास्क, ताकि पता चल सके कि एग्जैक्टली नेटवर्क बिट्स कितने रिचर्ज है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट होप इंटरफेस आईपी एड्रेस, जिसके थ्रू ये नेटवर्क पहुंचेगा वहां, तो वो क्या होगा इस बार? इस वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। तो 10.10.10.1, क्योंकि पिछली बार 2 दिया था इस साइड का। तो एक एंट्री हो गया। अब इसी एंट्री में हम 1 की जगह पे क्या कर देंगे? 2.0। ये आपने स्टैटिक राउटिंग पढ़ी है। ठीक है। पर ड्रॉबैक समझाओ स्टैटिक राउटिंग के। जस्ट 1 मिनट, मैं अभी ऐड ऑन कुछ चीज़ें और डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेना। राउटिंग का रूल यही कहता है। ठीक है। अब ये सब चीजें हम किस कॉन्फ़िग राउटर्स में कर रहे हैं? अब इन सभी राउटर्स में कर सकते हो। ठीक है। होम राउटर में डिफॉल्ट ही चलता है सिर्फ। और डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है अभी? डिफॉल्ट राउटिंग, ओनली वन डिफॉल्ट राउटिंग, नॉट डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग तो ब्रांच राउटर्स पे भी मोस्टली नहीं चलती। वो कहाँ चलेगी आपकी? एज ये सर्विस या कोर पे। इसलिए। ठीक है। मोस्टली लोकल आईएसपीज स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट पे ही चलते हैं, वो भी नहीं यूज करते। सबसे ज्यादा डायनेमिक राउटिंग होती है कोर राउटर्स के ऊपर। ठीक है। वो बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, एल्गोरिथम के साथ आता है वो। तो वो हम उसी टाइम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम जो बात करते हैं, अब जो राउटर सारे आ रहे हैं वो IP6 रेडी के साथ आ रहे हैं, है ना। IP4 तो पहले से था। सिक्योरिटी फीचर्स इनहेंस हो गए, फायरवॉल वीपीएन, अब ये सब भी राउटर्स में। अब तो राउटर कम फायरवॉल्स आने लगे हैं। ठीक है। जो डिवाइसेस आ रहे हैं लेयर 3 पे, वो राउटर कम फायरवॉल है एक तरह से। ये दोनों फीचर्स मिलेंगे आपको, राउटिंग भी होगी, क्योंकि बेसिक लेवल पे ही राउटिंग चाहिए होती है। जो राउटर्स कंपनीज में लग रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी राउटिंग थोड़ी ना करेंगे। नॉर्मल थोड़ी मोड़ी स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग चलती है उस पे। तो हाँ, ब्रांच राउटर या उससे ऊपर राउटर्स होंगे, उससे नीचे के नहीं होते हैं। होम राउटर सिर्फ हम घरों में यूज करते हैं। तो वो ब्रांच राउटर से एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करती हैं, कभी भी वाईफाई वाला राउटर यूज नहीं करते, उन्हें पता है कि कितना सिक्योर है अनसिक्योर है।
एक्सेस पॉइंट होता है। एग्जैक्टली। एक्सेस पॉइंट्स को फिर डब्ल्यूएलसी से मैनेज किया जाता है, तो पहले लगाया जाता है कि कोई भी ऐसे ही ना कनेक्ट कर ले, तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है पूरा वाइज वाईफाई लिस्ट। बताओ, वाईफाई बताओ, कोई भी नहीं। तब भी नहीं कनेक्ट कर पाएगा। पासवर्ड बताओ बाद में। तब भी ट्रिपल ए का यही तो काम है कि आप, मेट्रो पे तो फ्री वाईफाई होता है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट हो जाता आपका? ओटीपी सिस्टम कर रखा है ना उन्होंने, नंबर डालो फिर ओटीपी आएगा, फिर जाके जन कनेक्ट करोगे आप। फ्री वाईफाई में ऐसे ही होता है। ओटीपी आएगा, उतनी देर के लिए वो बैठेगा। आप उसको कहते हैं ट्रिपल ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, कौन आया है, कितने बजे आया है, ठीक है, और क्या उसका आईपी है, सब कुछ डिटेल रखी जाएगी। और आप तो फिर भी ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हो जो कि ऑलरेडी प्रिजर्व है प्री डिफाइंड यूजर्स के साथ, कि भाई यही यूज करेंगे और कोई यूज नहीं करेगा। तो मैं कह रहा ना, बाहर में रेलवे स्टेशन पे लिख भी दूं, तो आप उस रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। जियो का ऐसा होता है, एक एरिया के बाहर जाके हाँ, कनेक्ट ही नहीं। नहीं उस एरिया में आके भी नहीं कनेक्ट होगा, मैक बाइंडिंग हो जाएगी ना। आप आपके फोन का, आपके लैपटॉप का, हर एक डिवाइस का मैक बाइंड होगा, ठीक है। और जियो फेंसिंग भी चलती है, बट मैक बाइंडिंग कर दी तो आप चाहे मैं ब्रॉडकास्ट करता रहूं, कनेक्ट करके दिखाओ, कौन कनेक्ट कर पाएगा? समझ गए? तो ये है आपका, ये समझ में आ रहा है हाउ राउटर वर्क्स, यही समझाया है इतनी देर में मैंने बैठ के आपको। डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा राउटर, फिर उसके बाद राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल में उसे पाथ मिलेगा तो उसके लिए बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, एंड देन फॉरवर्ड द पैकेट। सर बेस्ट पाथ कैसे सेट करेगा? उसमें तो नॉर्मल पाथ ही है। क्योंकि अभी हम तो स्टैटिक ही पढ़ रहे हैं ना, अच्छा। और मैं तो पूरी राउटिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के समझा रहा हूँ आपको। अच्छा। तो आप उसके लिए बेस्ट पार्ट स्टैटिक ही है, तो वही भेजेगा। स्टैटिक में भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑफ। मल्टीपल रूट दे भी दोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। तो अगर डायरेक्टली वो है नहीं बीच में कनेक्टेड, मल्टीपल आप दूसरा ऑप्शनल रूट दे भी दोगे बैकअप रूट पे भी, तब भी नहीं जाएगा उस पे, स्टैटिक रूट के बहुत सारे ड्रॉबैक है। समझा? नहीं समझे? इसको ऐसे समझो, मैं बता देता हूँ मैं आपको। कल को अगर ये नेटवर्क बंद हो गया, है ना, R1 को पता नहीं चलेगा, मैं बंद करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये कौन सा इंटरफेस है, गिग 0/1 ना। हम जाते हैं इंटरफेस गिग 0/1। क्या होगा भाई? अच्छा 2/0 है, सॉरी, मैंने एक्सेस कर दिया इंटरफेस 2/0, और इसको कर दिया शट डाउन। लाइन डाउन है ना। R1 पे कोई अपडेट गया नहीं है, क्योंकि स्टैटिक एंट्री में कोई अपडेट जाते भी नहीं थे अगर डिवाइसेस पे। तो अब देखो कि ये अगर यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट कर रहा है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि पैकेट R1 आगे भेज रहा है। जितनी बार मैं करूंगा उतनी बार, मतलब ऐसा नहीं है कि आर वन तो इतना इंटेलिजेंट बन गया, उसको समझ में आ गया कि नहीं उधर ये तो रूट बंद ही गया, रिप्लाई नहीं दे रहा है, तब भी भेजता रहेगा। आया समझ में या नहीं, ये जल्दी बताओ। ठीक है। और इसमें रिप्लाई क्या है? हैं? तो एरर भेजा ना इसने, ये जो रेड वाला है ये एरर ही के लिए तो यूज होता है। एसएमपी का एरर आया, इसमें कोड आया ना दोनों में, ठीक है। तो जब भी भेजेंगे तब भी आईसीएमपी फेल हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो R1 ये बोल ही नहीं रहा है कि ये बंद है। R1 को क्योंकि पता ही नहीं है, ये है स्टैटिक रूट का ड्रॉबैक। अब सोचो कि अगर मैं एक राउटर और आगे लगा भी दूं यहाँ पे, ठीक है, और अगर ये रूट बंद हो जाए, R1 को कभी पता नहीं चलेगा, R1 तो इधर भेजता ही रहेगा हमेशा के लिए, और तब तक नहीं एक्सपायर होगा जब तक टीटीएल ना खत्म हो जाए। ये मैं डिफॉल्ट राउटिंग की बात कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, ठीक है। तो स्टैटिक के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। पता चल जाएगा। पीसी को तो बाद में पता चलेगा ना कि राउटर तक ही आएगा। R2 R1 को इन्फॉर्म करेगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल, ठीक है। बट R1 PC0 को नहीं इन्फॉर्म करेगा। लिंक पता लग जाएगा, लिंक करके पता लग जाएगा नहीं इसका। लिंक करके भी करके देख लेते हैं यहाँ से। अरे तो ये पैकेट जनरेट हुआ, ठीक है, ट्रांसमिशन चल रहा है,
पास कर देते हैं थोड़ा सा। R1 पे गया, R1 से R2 पे गया, R2 ने ही रिप्लाई देके किसको भेज दिया, R1 को, और R1 अब दे रहा है किसको रिप्लाई, और इस रिप्लाई में क्या आया है, वही सेम, बट ये रिप्लाई कब आया, जब सेपरेटली आपने पिन किया, ठीक है, डेस्टिनेशन को डिफाइन किया। और यहाँ जब आप नॉर्मल ट्रांसलेशन करोगे तो नहीं। इसलिए तो बोला क्या पिंग हम कब कब यूज करते हैं, जब किसी से कम्युनिकेट नहीं हो रहा तो उससे पिंग करके देखते हैं कि भाई, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट बंद कर रखी है या पूरा सर्वर ही बंद हुआ पड़ा है। तो इससे ये कैसे पता लगेगा, पिंग करो, पिंग अगर नहीं हो रहा है इसमें सर्वर बंद है, और पिंग में लिखा हुआ आएगा डेस्टिनेशन होस्ट एंड रीचेबल, तो इसमें हमारे राउटिंग में या डेस्टिनेशन की राउटिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही रखें, और बड़ा बताओ, इतना काफी है। हाँ भाई, सबका ओपिनियन चाहिए मुझे आपके मुझसे। अरे शेयरिंग बंद हो रखी थी या नहीं चल रही है, हाँ क्या थोड़ी बतानी थी इसमें, ये इसमें यही है कि ये राउटर कैसे वर्क करता है, स्मार्ट राउटर्स, ये मैं नेटवर्क डिवाइसेस में पढ़ा चुका हूँ मुझे, बताया नहीं मैंने आपको। कुछ राउटर्स पे मल्टी गिग पोर्ट्स भी होते हैं, SD WAN इनेबल राउटर्स आने लगे हैं, अब IP6 इनेबल्ड हैं, फायरवॉल्स उस पे फायरवॉल के फीचर्स आने लगे हैं, हाई अवेलेबिलिटी जोन बना सकते हो, 3 राउटर्स को मिलाकर के एक वर्चुअल राउटर बना सकते हो, इसको हाई अवेलेबिलिटी जोन कहते हैं। ठीक है, वो क्रिएट किया जा सकता है, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन अभी एक बता भी दिया आपको, टेलनेट SSH कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके अलावा और दूसरे ऑप्शन में SNMP वर्जन 3, रेस्ट कॉम, नेट कॉम, ZTP, ये सब मिल जाता है आपको, समझ गए। और क्या क्या उसके पास फीचर है, तो क्या कंसोल और ऑक्स कॉन्फ़िगर करना नहीं सिखाया कल मैंने, तो इस पे कैसे पासवर्ड लगाते हैं नहीं बताया आपको। ठीक है, प्रिविलेज मोड पे कैसे पासवर्ड लगाते हैं नहीं बताया। अब जो इसका मेन फीचर था स्टैटिक राउटिंग, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग में क्या क्या फायदा होता है भाई, मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, ये फायदा तो नहीं नुकसान ही है। ठीक है, बस लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे देखो तो लो CPU कंजप्शन होता है, क्योंकि प्री डिफाइंड राउट पे भेजना है, और कोई रूट अपडेट तो हो नहीं रहा है कि R1 बता रहा हो R2 पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रूट राउटिंग लेवल पे कोई डिटेल नहीं दे रहा है, बाकी डिटेल्स देता है, कोई और अदर डिटेल नहीं देता, नो ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं होगा, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन अगर फेल हुआ तो हमें पता भी नहीं लगेगा, ये भी प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, स्मॉल नेटवर्क्स के लिए बहुत सूटेबल है, स्टब एरिया नेटवर्क्स बनते हैं हमारे, ठीक है, स्टबी एरिया, आगे पढ़ोगे आप आगे, ठीक है, उस एरिया के लिए तो बहुत बढ़िया है, 2-3 नेटवर्क्स में आपस में स्टैटिक राउटिंग करिए, 2-3 राउटर्स में, दैट्स इनफ। लेकिन अगर 10-15 राउटर्स हैं, वहां स्टैटिक राउटिंग एक तो करना ही बहुत हेक्टिक का काम है। ठीक है, फिर बैकअप रूट नहीं बना सकते, फिर हाई स्पीड रूट बैकअप पे नहीं रख सकते, और क्या कहते हैं, मल्टीपल राउटिंग्स कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, मल्टी प्रोटोकॉल नहीं, बैकअप रूट कोई सा भी नहीं बना भी दोगे तो यूज नहीं हो पाएगा उससे, मैश क्रिएट ही नहीं कर सकते स्टैटिक को लेकर के, हैं? भाई स्टैटिक राउटिंग प्री डिफाइन पे ही काम करती है ना, ऑप्शनल नहीं लेती ना कोई रूट को। मैंने अगर आपको बोल दिया इस गेट से जाना है, तो आप चाहे पूरा वो खुला रहे या बंद रहे, आप यहीं से कोशिश करोगे, चाहे लॉक हो और दूसरा वाला दरवाजा खुला रहे। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एडी वैल्यू जो प्रायोरिटी आईडी होती है एक तरह से, एडी वैल्यू कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट स्टिल उसमें भी आप सिर्फ अपने रूट के बंद होने पे ही तो करोगे। हाँ, मतलब अगर आप कह रहे हो कि सर मैंने एक रूट और बनाया और एक लॉजिकल लिंक और कनेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, मान लो आपने ये कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ क्वेश्चन ये है मेरा कि ये अगर रूट डायरेक्टली बंद होगा ऊपर वाला तो चलो इसके बारे में तो पता लग जाएगा आपको, है ना, लेकिन इस रूट पे या फिर इसकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसे हो रखी थी, इसको कैसे समझाऊं मैं, यहाँ पर है, और मान लो कि आप कुछ ऐसे कनेक्टेड हो, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए, देखो अगर ये रूट डाउन हुआ तो शायद इधर से चला जाए, ठीक है, लेकिन अगर यही रूट आपका मेन था मान लेते हैं, ठीक है, और ये इंटरफेस बंद हुआ,
तो आपका ये जो R1 है ना, कभी इस रूट पे भेजना शुरू नहीं करेगा। समझे? अगर ये गिग 0/0/1 बंद हो गया, R1 को इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। R1 क्या करेगा, हमेशा इस पे ही भेजता रहेगा इधर जाने के लिए, अगर ये प्रायोरिटी वाला रूट है तो। ये है ड्रॉबैक इसका। अगर आप कह रहे हो कि सर ये बंद हो गया तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर इसमें यही प्रायोरिटी पे था, ये हमारा बैकअप रूट था मान लेते हैं, तो इसमें इसके बंद होने पे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बंद होने पर इधर शिफ्ट नहीं होगा, कितना भी कर लो आप। और इसके लिए अगर कर सकते हैं, एक सिचुएशन में कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं एक सिचुएशन में, R1 इस इंटरफेस के साथ कंटिन्यूसली पिंग पे लग जाए। ठीक है। कंटिन्यूस पिंग में क्या होगा, जैसे पिंग बंद होगा उसको पता लग जाएगा, इसको सैक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है। सैक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही हार्श होती है, ये भी सीसीएलपी में पढ़ाते हैं हम, कि स्टैटिक को डायनामिक की तरह कैसे यूज कर सकते हो, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो कॉन्फ़िगरेशन। सर पहले CCNA आता है, फिर CCNP आता है, बहुत लोड नहीं बढ़ जाएगा इसके ऊपर। सीसीएनपी, एनकोर, एनआरसी। सीसीएनपी में दो होते हैं, एनकोर और एनआरसी। पहले CCNA आता है ना बेसिकली। सीसीएनए के बाद सीसीएनपी, एनकोर मैंडेटरी है, हम्म। वो आता है, उसके बाद तुम्हें कोई एक स्पेशल करना पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद सीसीआई आता है उसी में स्पेशल। ठीक है। नहीं क्या होगा, वो बार बार मतलब उसको भेजता रहेगा पैकेट, जब हाँ, वो नेटवर्क पिंग अप हो भेजता जाएगा, रहेगा, आईसीएमपी पैकेट जब ट्रांसमिशन वो कर अप देगा। हो जाएगा तो अपने आप वो आना बंद हो जाएगा, उसके बाद हाँ, सबको पता चल जाएगा। लेकिन जब इतना मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, इससे राउटर पे इतना ज्यादा लोड पड़ेगा, बहुत। राउटर इतना हेवी कंजप्शन में चला जाएगा, कि इससे बढ़िया है कि मैं डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दूं। ठीक है, समझ गए? वो मोड तो यूजलेस है। तो इसलिए सैक यूज नहीं करते, बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, सैक यूज होता है वीपीएन लिंक्स में, वीपीएन टनल्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ज्ञान काफी है आप लोगों के लिए, मतलब आज तक जितना करा है उतना काफी है, अब ये सब चाहिए मुझे। ठीक है, लैब्स बताऊं कहाँ है सारी? लैब्स दिखा दूं? चलो ऑन रिकॉर्डिंग ही दिखा देता हूँ मैं आपको, दिखा क्या देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ डायरेक्टली। अगर मेरी मेहनत है तो आप लोगों की भी होनी चाहिए। ठीक है। कौन सा बेस्ट था आपका, ये रहा। स्विचिंग में तो मैंने वाली फाइल अपलोड कर दी थी, एक मैं राउटिंग का फोल्डर बना देता हूँ। ये करनी है आपको, ये करनी है आपको, ये भी कर लेना। हाँ, ये तो बता दिया। में वीडियोस है। नहीं, मैं दिखाता हूँ गैलरी में। तो अपलोड ही नहीं होता फोल्डर के लिए, तो फोल्डर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जितना नेटवर्किंग का आपने पढ़ाया है, मतलब जितना पूरा सिलेबस के साथ, उसे CCNA निकल जाएगा। मैंने कह सकते नहीं कर सकते। जो सर सीसीएलए वगैरह करते हैं तो पहले तो उसका सर्टिफिकेट का पैसा लग गया, फिर वो क्लास का अलग से देते होंगे। पढ़ने का अलग होता है और सर्टिफिकेशन का वाइट अलग। कितना बैठ जाएगा, हम डायरेक्ट 50 एग्जाम का भी रुपये। वाउचर, एग्जाम का भी वाउचर लेते हैं डायरेक्ट। ले सकते हो अगर आप कैपेबल हो तो, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने कैपेबल हो। तो वो सस्ता पड़ता है। डायरेक्ट एग्जाम दो सर, हाँ। ट्रेनिंग सस्ती है भाई इसकी। अच्छा।
10,000 में आपको मिल जाती है ट्रेनिंग, 110 से 15,000 में। इसमें वाउचर भी नहीं, हफ्ते मिल जाएंगे तो फिर 10,000 वाउचर अकेला 30-35 हजार का, 30-35 हजार का। ट्रेनिंग की वीडियो में हफ्ते मिल जाएगी लग रहा है। यही तो फर्क है ना यूडीबी में और लाइव क्लासेस में। यहाँ पर लाइव क्लास हैं? लाइव क्लास यहाँ पे बोल रहे हो क्या? कहीं पे भी लाइव क्लासेस लोगे उसका, और सही बात। कहीं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर लोगे उसका। अभी तुम लैब करके लाओगे, 10 गलतियां होंगी तुम्हारी लैब में, 10 ट्रबल शूटिंग होगी, तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कैसे करोगे। इवन फिजिकल क्लास और वर्चुअल क्लास में डिफरेंस होगा। तो वो तो ऑब्वियस है ना, आप ऑफलाइन ले रहे हो ऑनलाइन ले रहे हो, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। सोफिया का पूरा खर्चा कितना है? ये सब नहीं करना, वो करो बाहर काउंसलर मैनेजमेंट उनसे बात करो, ये सब चीजें वो देखेंगे। वो फाइलों का मेरे पास तो जखीरा रखा हुआ है, बहुत कुछ है इसके अंदर, कितना कर दोगे आप। मैं देने को तो बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन जितना पढ़ा है फिलहाल वही दे देता हूँ आपको। हम्म, वही काफी है। पूरा फोल्डर, वो मैं कर दूंगा अपलोड, पूरा फोल्डर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये वो करीब 1100 फाइल है वो, इतने फोल्डर करोगे क्या। इसलिए स्टार्टिंग में प्री डिफाइन दे रहा हूँ ना, कि देख के ज्यादा हड़बड़ाओ ना, कि स्टार्ट बेस तो करो, शुरू तो करो आप वो चीजें जो जो देनी चाहिए मुझे आपको। देख लो इनमें कितनी कितनी फाइलें हैं। इनमें 3 तरह की पैकेट ट्रेसर की फाइलें बनी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। इनिशियल, होस्ट नेम, इनेबल, सीक्रेट, लाइन कंसोल, पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन, लाइन वीटीवाई, ये सब पढ़ा दिया। इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देना। ठीक है, नो शट करना, नो ऐसे नो शट डाउन की कमांड है। कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये सब पता है। ऐसे नहीं मिल गए अभी तो। दिख भी नहीं रहा। हाँ मिल जाएगी ऑपरेशन। शॉर्ट कमांड है कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अरे टेम्परेरी रैम से परमानेंटली मेमोरी में शिफ्ट कर देना, रैम से हार्ड डिस्क में शिफ्ट कर देना, आप समझ गए। डेटा शिफ्ट करना, क्यों रैम में पावर मिलनी बंद होगी तो सारी कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो जाती है ना। तो इसको परमानेंटली स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि जब भी पीसी स्टार्ट होगा उसके सारी सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कर देना। पिंग, पिंग तो बता ही रखा है ना, राउट नेटवर्क एक्सेस से भी पिंग कर सकते हो। टेलनेट एक्सेस लेने का तरीका समझ गए। तो इस तरह से कुछ क्लासेस इसमें बहुत सारी अवेलेबल है, ये भी आ जाओगे। ये कर लेना। और अब मैं अपनी वाली लैब्स करता हूँ, ये तो वो थी जो मेरे पास थी अवेलेबल, मेरी वाली लैब में। भाई अब जैसा आपका फोल्डर दिखा पैकेट फाइल कहाँ गई स्टैटिक वाली को। लो भाई ये भी कर लेना। स्टैटिक राउटिंग पूरा अपलोड कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप।